एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। इसमें ये बोल रहे हैं इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B देन शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो हमको दो एंगल दे रखे हैं, एक एंगल A और एंगल B आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B। तो यहाँ पर आप ये कहेंगे गिवन cos A इज इक्वल टू cos B। cos A और cos B इक्वल दे रखे हैं, तो लेट देयर बी टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR दो हमारे पास मान लीजिए ट्राइंगल है, तो दोनों को राइट ट्राइंगल लेना ज़रूरी है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हमें राइट ट्राइंगल ही लेने होते हैं। तो एक ट्राइंगल मैंने ले लिया ABC। अच्छा, cos A इज इक्वल टू cos B दे रखा है ना। अच्छा, तो एक काम करिएगा, एक को बोलना आप एक ट्राइंगल भी मत करना इसको, एक को तो बोलो आप AQC और दूसरे को बोलो आप PPR। एक को बोल दो AQC क्योंकि cos A और cos B इक्वल दे रखा है, तो एंगल A और एंगल B अलग अलग ट्राइंगल्स में ले लीजिएगा। तो मैंने अगर मान लीजिए मैं ABC ले लेता तो A और B दोनों ही अल्फाबेट सेम ट्राइंगल में आ जाते हैं, यानी कि दोनों एंगल सेम ट्राइंगल में आ जाते हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे दोनों एंगल्स को अलग अलग ट्राइंगल्स में लेना है। हमने कर दिया इसको AQC बना दिया और Q पर ले लिया 90 डिग्री का एंगल और एक ट्राइंगल को बना लिया BPR। ये भी कोशिश करेंगे कि जब दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है, मतलब सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा दोनों को, तभी तो दोनों के एंगल इक्वल होंगे। आपको प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर लिखिएगा टू प्रूफ एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो हमको जब दोनों को एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है तो दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। अब दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे तो पहले से ही जानबूझकर हम ऐसा करेंगे कि ये जो इस तरह से राइट ट्राइंगल बनाया, ये राइट ट्राइंगल बनाया, तो इसमें जो ऊपर की तरफ यहाँ पर एंगल लिखा हुआ है, इसको अगर मैंने ए लिया तो इधर भी ऊपर लिखे हुए एंगल को ही बी लेना। अगर मान लीजिए नीचे वाले को इसको ए बोलोगे तो इसको इधर बी बोल दीजिएगा, ताकि हमें समझने में आसानी रहे, ताकि उनको हमें सर प्रूफ करने में सर AQ/QC/BP/PR आ जाएगा AQ/QC BP/QC/PR। हाँ, और तीसरा वाला भी AC/BR है ना। ये तीनों साइड से सर B/H होगा तो हो गया ना। हाँ, वो बेस/हाइपोटेन्यूज यूज करेंगे। तो देखिएगा, ये चीज़ मुझे प्रूव करनी है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये प्रूव करना है। तो देखिएगा कैसे करेंगे इसको। मैंने एक ट्राइंगल ले लिया AQC, एक ट्राइंगल ले लिया BPR। दे रखा है cos A, मतलब cos A इज इक्वल टू cos B गिवन है, ठीक है। तो अब इसका प्रूफ देखिएगा कैसे करेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से चलना है हमको जैसे हमने पहले क्वेश्चन में चले थे, जो एग्जाम्पल था उसमें क्या दे रखा था। उसमें आप ये देखिएगा साइन B इज इक्वल टू साइन Q दे रखा था, साइन B इज इक्वल टू साइन Q। यहाँ cos A इज इक्वल टू cos B दे रखा है। तो प्रूफ में आप कहेंगे सिंस इट इज गिवन दैट cos A is equal to cos B, cos A is equal to cos B, तो दोनों है cos A और cos B अलग अलग दे रखा है, तो दोनों को अलग अलग ट्राइंगल्स में हमको लेना है। तो मैंने A यहाँ पर ले लिया, B यहाँ पर ले लिया। अब जो ये A है, A के सामने वाली साइड विल बी कॉल्ड परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड विल बी हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली यहाँ पर B के सामने वाली साइड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड इज हाइपोटेन्यूज, और जो बचा वो बेस।
सिमिलरली यहाँ पर भी जो बचा वो बेस। तो इट इज़ नॉट लाइक दिस कि यही वाली साइड जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है बॉटम में हम इसी को बेस बोलेंगे, ऐसा नहीं होता हमेशा। 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज रहेगी, जो एंगल पूछा जा रहा है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, और जो बची हुई साइड है उसको हम बेस बोलेंगे, ऐसा रहता है हमेशा। अब आप देखिए कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी दे रखा है, तो कॉस ए क्या होगा, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। तो कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये ए है, तो इसके सामने वाली साइड, अच्छा मैं मैसेज करना भूल गया था, चलिए आ गया सही बात। कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, तो ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो जो बचा है वो बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ए क्यू अपॉन ए सी। ए क्यू अपॉन ए सी। इसी तरीके से जो कॉस बी है, ये बी, तो इसके सामने वाली साइड इज परपेंडिकुलर, जो बचा वो बेस, ठीक है। तो उसको मैं नीचे रख देता हूँ, लकड़ी बहुत खराब हो जाएगी। तो जो बचा वो बेस, ये इधर बेस हो गया, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बी पी अपॉन बी आर, बी पी कॉस का फॉर्मूला है ना, हाँ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये बी पी अपॉन बी आर हो गया। अब जब ये दो रेशियो इक्वल दे रखे हैं, तो इसको आप किसके इक्वल मान लोगे, के इक्वल मान लोगे, आप ब्रैकेट में लिखोगे ना सी, ऐसा मैंने मान लिया, और इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। अब और बल्कि एक काम करिए, अभी इसको के मत मानो, एक काम करो, एक और शॉर्टकट बताता हूँ आपको। ये तो आ गया ना, अब यहाँ से हमें एक काम करना है कि जैसे ये ए क्यू अपॉन ए सी है और ये बी पी अपॉन बी आर है, तो ए क्यू और ए सी दोनों सेम ट्राइंगल का हिस्सा है, ए क्यू और ए सी दोनों सेम ट्राइंगल का हिस्सा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ए सी को इधर ले जाऊँगा और बी पी को इधर ले आऊँगा। ऐसे कहा जा सकता है कि यहाँ वाला जो डिनोमिनेटर है ये इसके न्यूमिनेटर में आ जाए, और यहाँ जो न्यूमिनेटर है वो इसके डिनोमिनेटर में आ जाए, तो ये हो जाएगा ए क्यू अपॉन बी पी। सर ये कैसे होगा, हाँ ये कैसे होगा? जैसे मान लो ये ए क्यू अपॉन ए सी है और ये बी पी अपॉन बी आर है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, ए क्यू इंटू बी आर, ए क्यू इंटू बी आर इज इक्वल टू बी पी इंटू ए सी। हो गया, तो ए क्यू अपॉन ए सी तो पहले ही था, है ना। तो मैं अब डिनोमिनेटर में इस वाले ट्रायंगल का कोई पोर्शन लेकर आना चाहता हूँ, तो ये बी पी आ गया, तो ये आ गया ए क्यू अपॉन बी पी, ए क्यू अपॉन बी पी। और इसी तरीके से इस साइड में है ए सी और इधर बी आर है, तो बी आर को इधर ले जाओ, मतलब ए सी अपॉन बी आर ये। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे ए क्यू अपॉन ए सी लिखा है, आप बी पी को इधर ले आओ और ए सी को इधर ले जाओ। तो ये तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमने बताया, आप सीधा भी कर सकते हो, इधर वाला टर्म इधर आ सकता है और इधर वाला टर्म इधर आ सकता है, ठीक है ना, चेंज हो सकता है। तो इसी तरह से मैंने लिखा ए क्यू अपॉन बी पी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी आर, ठीक है। इसको के बराबर मान के, मान लीजिए माना, तो उसको बोलते हैं हमसे, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलो। ये करने के बाद में, ये करने के बाद क्या होगा, ए क्यू अपॉन बी पी विल बी इक्वल टू के, इट implies that a क्यू अपॉन बी पी इज इक्वल टू के। हाँ ओके, ऐसे ऐसे हो जाएगा, ए क्यू अपॉन बी पी इज इक्वल टू के, और ये क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी आर इज इक्वल टू के। इसको इधर ले जाओ, तो ये हो गया ए क्यू इज इक्वल टू के बी पी, ऐसे ये हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू के बी आर, के बी पी सर के का मतलब क्या होगा? कॉन्स्टेंट, कोई भी कॉन्स्टेंट। भाई जब रेशो दोनों का इक्वल है, जब रेशो दोनों का इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए ये 2/3 है, मान लो रेशो है ना, तो एनीथिंग अपॉन एनीथिंग होगा, तो 2/3 है तो ये भी 2/3 होगा, मतलब दोनों सेम होंगे, तो उसको दोनों को सेम टर्म के बराबर मान लिया, तो इज इक्वल टू के हो गया। ऑनलाइन वाले बताएं भाई, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। तो ए क्यू की वैल्यू हो गई के बी पी, ए सी की वैल्यू हो गई के बी आर। ये करने के बाद में ये मेरे पास ए क्यू मैंने यूज़ करा, ए सी मैंने यूज़ करा, देख रहे हो ना, ए क्यू और ए सी में यूज़ कर चुका हूँ। दूसरे ट्राइंगल में बी पी और बी आर यूज़ कर चुके हैं, देखिए बी पी और बी आर यूज़ कर चुके हैं, हमने क्यू सी और पी आर यूज़ नहीं करा, ठीक है। तो क्यू सी और पी आर यूज़ करेंगे, उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी।
ये ए क्यू इज इक्वल टू के बी पी है, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। ए सी इज इक्वल टू के बी आर है, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दीजिए। अब बोलिएगा अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल AQC। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल AQC। तो ट्रायंगल AQC में जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो बेस का स्क्वायर यानी कि AQ का स्क्वायर, AQ का स्क्वायर प्लस QC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब जो AQ है, AQ हमें निकालना क्या है, हमें तो QC निकालना है। तो अब आप क्या करिए, QC के स्क्वायर को तो इधर ही छोड़ दो, AC स्क्वायर माइनस AQ स्क्वायर, ये हो गया। तो QC स्क्वायर विल बी इक्वल टू ये जो QC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर QC आ जाएगा ना, और AQ को मैं ले सकता हूँ KBP। ठीक है, तो QC क्या हो गया यहाँ से, QC की वैल्यू हो गई अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस AQ स्क्वायर। यहाँ तक समझ गया ना। QC की वैल्यू हो गई अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस AQ स्क्वायर। ठीक है, तो QC विल बी इक्वल टू, अब AC की वैल्यू क्या है यहाँ पर, KBR लिखो जरा। AC की जगह आपने लिख दिया K इंटू BR का स्क्वायर माइनस ये जो AQ है, AQ की वैल्यू कितनी है, KBP, तो K इंटू BP का स्क्वायर। ठीक है, QC इज इक्वल टू, अब अंडर रूट के अंदर क्या बन जाएगा, K इंटू BR का स्क्वायर क्या हो गया, K स्क्वायर इंटू BR स्क्वायर। K इंटू BP का स्क्वायर क्या बन जाएगा, K स्क्वायर इंटू BP का स्क्वायर। ये जो अंडर रूट के अंदर टर्म बनी है, इसमें पहली टर्म और दूसरी टर्म दोनों में K स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो K स्क्वायर कॉमन ले। पॉइंट का मतलब इनटू, क्या पॉइंट का मतलब इनटू, इनटू, जब मतलब ऐसे टर्म्स होती हैं तो डॉट लगा देते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो QC इज इक्वल टू अंडर रूट, देखिए यहाँ पर भी K स्क्वायर है और यहाँ पर भी K स्क्वायर है, तो K स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। सर तो ये ऐसे क्वेश्चन होता है उसके अंदर स्क्वायर रूट से कट भी हो जाएगा या फिर माइनस की वजह से वो कट भी, बताते हैं, ये जो बीच में माइनस आ रहा है ना, इसकी वजह से तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट नहीं होगा। हाँ, अगर होल स्क्वायर होता, मान लो KBR माइनस KBP का होल स्क्वायर होता, अगर होल स्क्वायर होता तो होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता। यहाँ पर क्या, इसका स्क्वायर अलग है, इसका स्क्वायर अलग है और बीच में माइनस है। समझ गए? यस। अच्छा, अब देखिएगा K स्क्वायर मैंने ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचा ब्रैकेट में, BR स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर। अब ये जो K स्क्वायर है, ये और ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो तब K स्क्वायर जो है, तब K स्क्वायर के स्क्वायर से और ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो K स्क्वायर बाहर आ जाएगा। बाहर आकर क्या हो गया, K अंडर रूट में क्या बचा, BR स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर। बताइए, समझ गए? क्योंकि K स्क्वायर है ना, K स्क्वायर है और स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाहर आकर K हो जाएगा। मान लीजिए 2 स्क्वायर होता तो बाहर आकर वो 2 बन जाता ना, वही चीज़ हुई है। ठीक है, सवाल ये उठता है कि मन में ये आएगा कि K स्क्वायर BR स्क्वायर ये भी बाहर आ जाए, ये KBR बन जाए, ये KBP बन जाए, पर क्या है कि बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है। बीच में अगर सब्ट्रैक्शन और एडिशन का साइन होता है और अलग अलग स्क्वायर हो रहे होते हैं तो ऐसे बाहर कॉमन नहीं आ सकता। लेकिन अब क्या है कि इस K स्क्वायर में और इस पूरे ब्रैकेट में बीच में मल्टीप्लिकेशन है, कॉमन लिया है ना,
कॉमन लिया है तो बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो इसलिए ये के स्क्वायर बाहर आ जाएगा। के स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो बाहर आकर के बन जाएगा। तो स्क्वायर रूट के बाहर कोई भी स्क्वायर आता है तो उसका स्क्वायर हट जाता है। ठीक है, अब देखिएगा क्यू सी की वैल्यू तो ये हो गई। उसके बाद अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल BPR, ट्रायंगल BPR, ट्रायंगल BPR में पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, क्या होगा? यहाँ पर मेरे को ये PR की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि BP और VR हम यूज़ कर चुके हैं। देख लीजिए BP और VR हम यूज़ कर चुके हैं, मुझे PR की वैल्यू निकालनी है। तो क्या हो जाएगा? BP स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू BR स्क्वायर। तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू BR स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर। तो PR इज इक्वल टू अंडर रूट BR स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर। ठीक है, तो PR की वैल्यू क्या हो गई? अंडर रूट BR स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर। QC की वैल्यू क्या हो गई? अंडर रूट BR स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर, और बाहर यहाँ पर K था। ठीक, अब क्या करेंगे? अब आप यहाँ पर QC अपॉन PR कर दो। Therefore QC अपॉन PR, तो QC क्या है? K इंटू अंडर रूट BR स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर अपॉन अंडर रूट BR स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर। तो अंडर रूट BR स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर, अंडर रूट BR स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर, दोनों बिल्कुल सेम टर्म्स हैं। ठीक है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो QC अपॉन PR विल बी इक्वल टू K। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 में क्या था? AQ अपॉन BP इज इक्वल टू AC अपॉन BR इज इक्वल टू K, और इस तरह से QC अपॉन PR जो है ये भी K के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये तीनों रेशो इक्वल हो गए। जब ये दोनों भी K के इक्वल है और ये तीसरा भी K के इक्वल है तो तीनों आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, तो हम कहेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 4। नोट कीजिएगा, कंपेयरिंग कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 4। इक्वेशन 1 क्या है? AQ अपॉन BP इज इक्वल टू AC अपॉन BR इज इक्वल टू QC अपॉन PR। ये हो गया, सब कुछ K के इक्वल है। ठीक है, तो जरा देखिएगा क्या क्या हो गया। AQ अपॉन BP इज इक्वल टू AC अपॉन BR इज इक्वल टू QC अपॉन PR। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो इक्वल हो गए, तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो इक्वल हो गए ना। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? देयरफॉर बाय साइड सिमिलैरिटी by SSS similarity criteria, triangle AQC is similar to triangle BPR। AQC और BPR सिमिलर हो गए। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पहली पोजीशन पर क्या लिखा हुआ है? अल्फाबेट A, यहाँ पहली पोजीशन पर क्या है? अल्फाबेट B। इट इम्प्लाइज दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, और यही हमको प्रूव करना। जैसे 9th क्लास में लिखा जाता था CPCT, वो काम नहीं करना है यहाँ पर। यहाँ पर तो सिमिलर हो गए, तो सिमिलर हो गए मतलब एंगल हमारे इक्वल हो गए। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। बताओ भाई, आयुष्मान, सुभान, आर्या, आदित्य, क्लियर है सभी को? ठीक है, इसके बाद देखिएगा। और इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हम एक ट्रायंगल के अंदर ही मतलब ट्रायंगल लेते हैं ABC और कोई मैं आपको वही बता रहा हूँ कि एक ट्रायंगल लेकर मत करना इसको 2 ट्रायंगल लेकर करना, वही चीज़ ठीक है। क्योंकि क्या है कि एक ट्रायंगल लेकर करोगे हो तो तब भी जाएगा, लेकिन हमको वो प्रोसेस फॉलो करना है, वो प्रोसीजर फॉलो करना है जो NCERT में बता रखा है।
उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, ना तो आप लोग गलत हो जो आप कह रहे हो। आप में से भी अभी 2 एक बच्चों ने बोला था कि एक ट्रायंगल लेकर ही कर लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब पेपर बनता है, जब बोर्ड का पेपर बनता है, तो पेपर बनने के साथ साथ जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पेपर, मान लो मेरे पास आ गया, मैं एक टीचर हूँ, मेरे पास क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए आ गया, मैंने क्वेश्चन पेपर बना दिया। बनाने के साथ साथ सिर्फ क्वेश्चन पेपर सबमिट नहीं करना होता, हमें क्वेश्चन पेपर के साथ साथ उसके आंसर की भी सबमिट करनी होती है। तो वो जो आंसर की है ना, वो एज़ पर द मेथड्स गिवन इन एनसीईआरटी उसके हिसाब से वो आंसर की बननी चाहिए। और उसी वही आंसर की जब वहाँ पर दी जाती है, तो जितने भी टीचर्स हैं, फिर पूरे इंडिया में आपकी कॉपी कहीं भी जा सकती है चेक होने के लिए, तो जहाँ भी चेक होने जाएगी तो वो टीचर उस आंसर की से मैच करेगा आपके आंसर। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि आगे भी कई क्वेश्चंस आएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चंस आएंगे, और एपी है एक चैप्टर, उसमें क्वेश्चंस हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन को करने के 3 मेथड, 4 मेथड, 5 मेथड होते हैं। लेकिन क्या है कि जो मेथड एनसीईआरटी में दे रखा है उसी को ऑथेंटिकेटेड माना जाता है, ठीक है कि, और उसमें आप किसी से बहस नहीं कर सकते, आप किसी पर केस नहीं कर सकते, और अगर केस कर लिया तो हारोगे पक्का। उसका रीज़न सीधा ये है कि गवर्नमेंट ने ये वाली बुक प्रिस्क्राइब करी है, वो नहीं कह रही आपसे कि आप आर डी शर्मा से करो या आर एस अग्रवाल से करो, ठीक है। तो जो मेथड इसमें दे रखे हैं वो फॉलो करिए। इसलिए 2 ट्रायंगल ले लेना बेटा, बस ये 2 ही क्वेश्चंस हैं, तो इन 2 क्वेश्चंस में ही ध्यान रहे कि 2 ट्रायंगल्स आप लेकर ही चलना। एक तो ये वाला है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी वाला, ऐसे ही एक साइन बी इज इक्वल टू साइन बी वाला क्वेश्चन है, समझ गए। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं इसका, मैं ये भी डालूँ मैसेज, और इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप, अगर ना समझ में आए मेरे से दोबारा पूछ लेना, करके देख लेना हाथ से। हाँ, शुरुआत से समझ में आया। ये जो है ना, ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, ये तो समझ लो एंगल ए एंगल बी है ना। अब ये इन्होंने बोला कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, सभी बच्चे दोबारा से समझ लो, जिसको भी नहीं समझ में आया दोबारा समझ लो। हमें दे रखा है कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी है, ठीक। अब जब मुझे एंगल ए और एंगल बी इक्वल प्रूव करना है, तो हम हमेशा क्या करेंगे, 2 ट्रायंगल ले लेंगे, और दोनों ट्रायंगल में वो अल्फ़ाबेट अलग अलग होने चाहिए। मतलब ये नहीं कि आपने ए बी सी इधर ही बना दिया है ना, और फिर पी क्यू आर का क्या करोगे फिर बना कर भाई, जब एंगल ए और एंगल बी दोनों इसी पे बना लिया तो फिर क्या करोगे, उसका फ़ायदा क्या 2 ट्रायंगल लेने का। तो आप क्या करें, आप मैंने ए क्यू सी ले लिया एक ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल ले लिया बी पी आर, ये देखते हुए कि ए यहाँ पर टॉप पोजीशन पर लिखा हुआ है, बी यहाँ पर टॉप पोजीशन पर लिखा हुआ है। चाहो तो बी को यहाँ लिख लो, तो फिर ए को भी यही लिखना, तभी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे, तभी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को मिलकर बोलेंगे। तो अब ट्रायंगल ए क्यू सी हो गया और ट्रायंगल बी पी आर हो गया। फिर जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, इधर भी 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। जो एंगल है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, इधर जो एंगल है इसके सामने वाली साइड इस पर परपेंडिकुलर। जो साइड बचती है वो बेस, यहाँ पर ये बचा था, यहाँ पर ये बचा था, ये बेस हो गया। इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, तो बची कौन सी साइड, ये बेस हो गई। ऐसे ही यहाँ पर 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर, तो जो साइड बची वो बेस हो गई। अब इन्होंने दे रखा है कि अच्छा, यहाँ से मैंने वो मिटा दिया, ये हमको दे रखा था कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी दे रखा था। तो कॉस ए का मतलब क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि ए क्यू अपॉन ए सी। इसी तरह से जो कॉस बी है, कॉस बी का मतलब क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब बी पी अपॉन बी आर। फिर मैं बी पी को इधर ले आया, मतलब इधर का न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में ले आया, तो ए क्यू अपॉन बी पी कर दिया, तो इधर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे, ए सी अपॉन बी आर हो गया, ठीक है। तो ये बन गया था ए क्यू अपॉन बी पी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी आर, ए क्यू अपॉन बी पी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी आर, ठीक है। इज इक्वल टू हमने के मान लिया, जब दोनों रेशो इक्वल है तो किसी एक टर्म के इक्वल होंगे दोनों रेशो, हमने के ब्रैकेट में लिखा है से मतलब ऐसा हमने माना, ठीक। अब ए क्यू अपॉन बी पी इज इक्वल टू के अलग से लिख दिया, ए सी अपॉन बी आर इज इक्वल टू के, ये भी अलग से लिख दिया। तो जब ए क्यू अपॉन बी पी इज इक्वल टू के है, तो ये बी पी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए क्यू इज इक्वल टू के इंटू बी पी, ठीक है। ए सी अपॉन बी आर इज इक्वल टू के, तो ए सी इज इक्वल टू के इंटू बी आर, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए क्यू सी। तो यहाँ पर आप देखो कि क्या क्या यूज़ करा हमने, ए क्यू और ए सी यूज़ कर चुके हैं, ए क्यू और ए सी यूज़ कर चुके हैं, तो मुझे क्यू सी निकालना है। तो क्या करेंगे, ए क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ए क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर।
QC निकालना है ना, तो QC स्क्वायर इधर छोड़ दिया, AQ को उधर ले गए, AC स्क्वायर माइनस AQ स्क्वायर हो गया। अब AC की वैल्यू क्या है, KBR, तो यहाँ लिख दिया K इंटू BR, इंटू लिखने के लिए बीच में डॉट लगा देते हैं। AQ की वैल्यू क्या है, KBP, यानी कि K इंटू BP, KBR का स्क्वायर KBP का स्क्वायर, ये हो गया K स्क्वायर BR स्क्वायर, ये हो गया K स्क्वायर BP स्क्वायर, इधर भी K स्क्वायर है, इधर भी K स्क्वायर है, कॉमन ले लो, अंडर रूट के अंदर ही कॉमन ले लिया K स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचा, BR स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर। अब ये यहाँ तो माइनस हो रहा है बीच में, तो इसमें से तो ब्रैकेट के अंदर से कुछ कॉमन नहीं लिया जा सकता, लेकिन ये K स्क्वायर इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो अगर मल्टीप्लाई हो रही है टर्म तो उसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाला जा सकता है, डिवाइड हो रही है तो भी स्क्वायर रूट से बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन अगर ऐड हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो उसको स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। क्लियर है यहाँ तक, समझ गए? तो K स्क्वायर इस पूरे बड़े ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, तो K स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है, कट जाता है आपस में, तो बाहर आकर केवल K हो गया, ये K हो गया अंडर रूट BR स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर, मैंने इसको इतना ही छोड़ दिया। अब इसी तरीके से मैं पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल में लगाऊंगा, तो इस ट्रायंगल को देखिए BP और BR यूज हो चुका है, BP और BR यूज हो गया, BP और BR, तो BP ये है और BR ये है, तो निकालना क्या है, PR निकालता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो BP का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर इज इक्वल टू BR का स्क्वायर, PR निकालना है तो PR को ही छोड़ दिया, PR स्क्वायर इज इक्वल टू BR स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर, ठीक है, तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू BR स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर। अब PR अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो PR स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो गया PR, और इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया BR स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर। अब मेरे पास क्या आ गया, QC आ गया और PR आ गया, तो QC अपॉन PR करेंगे, QC अपॉन PR, तो QC की वैल्यू क्या है ये, और PR की वैल्यू क्या है ये, तो K इंटू अंडर रूट BR स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर अपॉन अंडर रूट BR स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर, इस पूरी टर्म से पूरी टर्म कर दो, ये भी K के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या है कि हमारा AQ अपॉन BP, AC अपॉन BR, ये तो K के इक्वल था ही, अब QC अपॉन PR भी K के इक्वल हो गया। तो फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन को कंपेयर करते हुए मैंने कहा कि ये तीनों ही रेशो इक्वल हो गए, तो AQ अपॉन BP इज इक्वल टू AC अपॉन BR इज इक्वल टू QC अपॉन PR, तो सब इक्वल हो गया, तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल हो गया, तो इसका मतलब ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो पहली पोजीशन पर क्या लिखा हुआ है A, इधर पहली पोजीशन पर क्या है B, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, खत्म, ठीक है। चलिए जी, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, if cot theta is equal to 7/8, evaluate फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या हो गया, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, क्या होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इतना ठीक है। अभी जो 1 का स्क्वायर है, 1 के स्क्वायर को हम बोलेंगे सिर्फ 1, और साइन थीटा के स्क्वायर को हम बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, कॉस थीटा के स्क्वायर को, इसको ना ऐसे लिखा जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। अगर साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है ना, तो उसको रनिंग लैंग्वेज में ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, समझ गए।
इसका मतलब ही साइन स्क्वायर थीटा का मतलब ही है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर करना है। हाँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये करने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, हमें दे रखा है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, ठीक है, तो यहाँ तक रुक जाइए और फिर आप बोलेंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, और ये कितना दे रखा है 7/8। इट implies that let b is equal to 7x and b is equal to 8x, तो आप बेस को 7x मान लो और परपेंडिकुलर को 8x मान लो। समझ गए हम यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, भाई पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पलट कर लिख दो भाई, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लिखो या उल्टा लिख दो। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है 7x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना 8x, तो 8x का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना हो गया 49 एक्स स्क्वायर, और 8 का कितना हो गया 64 एक्स स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 एक्स स्क्वायर प्लस 64 एक्स स्क्वायर। तो अगर दोनों को ऐड करेंगे 9 प्लस 4 हो गया 13, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 6 11, 113 एक्स स्क्वायर, ये हो गया। तो अब देखिएगा हाइपोटेन्यूज कितना हो गया अंडर रूट 113 एक्स स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, देखिए ये जो 113 है, 113 का स्क्वायर रूट लेना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे अंडर रूट 113, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा तो वो स्क्वायर रूट के बाहर आ गया, वो हो गया एक्स, ठीक है। इसके बाद देयरफॉर ये जो पूरा टर्म हमसे पूछा गया था जिसमें वैल्यू डालेंगे कैसे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो गया साइन थीटा का होल स्क्वायर। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ लिख दो p अपॉन h का होल स्क्वायर अपॉन सर पी अपॉन बी नहीं होता था साइन स्क्वायर, p अपॉन h। ऐसे कॉस क्या होगा b अपॉन h, तो b अपॉन h का होल स्क्वायर 1 माइनस p अपॉन h का होल स्क्वायर क्या हो गया p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, और b अपॉन h क्या हो गया b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये जो h स्क्वायर है मतलब ऊपर जो है ऊपर आप एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बन जाएगा न्यूमरेटर में। h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक क्लियर है सर थीटा ठीक है। अच्छा जब हमारे पास कभी भी ऐसा कोई टर्म आता है कि ऐसे लिखा हुआ है कि a अपॉन b अपॉन c अपॉन d, तो बी ए से आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब क्या होता है कि ऊपर भी एक रैशनल एक्सप्रेशन है नीचे भी एक रैशनल एक्सप्रेशन है, तो सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है मतलब AD, और जो बीच वाले टर्म है ये आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं मतलब BC, AD अपॉन BC।
ए डी अपॉन बी सी, इस तरह से होता है। तो आप ये देखो कि सबसे ऊपर वाला टर्म क्या है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सबसे नीचे वाला टर्म क्या है एच स्क्वायर। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर आ जाएंगे न्यूमरेटर में। सर वो लास्ट में तो बता दीजिए। जब ऊपर भी रैशनल एक्सप्रेशन है नीचे भी रैशनल एक्सप्रेशन है, तो सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये क्या हो गया ए इंटू डी, और ये जो बी है और ये जो सी है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये डिनोमिनेटर में आ जाते हैं इसी। ऐसे यहाँ सबसे ऊपर वाला टर्म क्या है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सबसे नीचे वाला टर्म क्या है एच स्क्वायर, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। ये क्या बन गया एच स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये जो टर्म है एच स्क्वायर और ये जो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा एच स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया। अब एच की, पी की और बी की जो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ डाल दीजिए। एच की वैल्यू क्या थी अंडर रूट 113x, अंडर रूट 113x का स्क्वायर, एच स्क्वायर है ना, माइनस पी स्क्वायर क्या है 8x का स्क्वायर, अपॉन एच क्या है एच फिर से वही अंडर रूट 113 x का स्क्वायर, और b क्या है 7x का स्क्वायर। तो अंडर रूट 113 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 113, x का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया x स्क्वायर, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, x का स्क्वायर करेंगे 64x। डिनोमिनेटर में रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया 113, और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर। यहाँ पर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर। 113 माइनस 64 करोगे कितना आ जाएगा 113 माइनस 64, सर 113 को कट नहीं कर सकते? नहीं बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है ना, तो कितना आ गया 49x स्क्वायर, और 113 माइनस 49 कितना हो गया 64x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, रिजल्ट हमारा है 49/64। सभी को क्लियर है? यस यस सर। ये हो गया 49/64। इसके बाद सेकंड पार्ट में देखिएगा, ये बोल रहे हैं कॉट स्क्वायर थीटा निकालो। तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉट थीटा का होल स्क्वायर। सेकंड पार्ट में है कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉट थीटा का होल स्क्वायर। सर 113 रूट से बाहर कैसे आया? क्या चीज़ कैसे बाहर आई? सर 113 x स्क्वायर है ना? अंडर रूट है ना, अंडर रूट का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट से बाहर ही आ जाएगा। अंडर रूट का स्क्वायर करो या स्क्वायर का अंडर रूट करो, सर वो एक x का भी स्क्वायर होना है साथ। एक्स का स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया। बताओ भी क्लियर है? हंसी बढ़िया आ रही है बड़ी देर से, नहीं वैसे ही चेयर चेयर में क्या हंसना है? आवाज़ आवाज़ तो होती है चेयर पर। कॉट थीटा क्या हो गया देखिए, कॉट थीटा कितना है 7/8, 7/8 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 60, 49/60। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। तो ये सर वो नहीं क्या सर आइडेंटिटी सर कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा। वो आइडेंटिटीज वाली यूनिट में कर पाऊंगा अभी। सर हम ये क्या सर करेंगे? आइडेंटिटी है। नहीं ये ट्रिग्नोमेट्री इसमें लगा सकते थे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो ये जो यहाँ से लेकर और यहाँ तक करा है ना इतना लंबा, ये इतने लंबे की जरूरत नहीं पड़ती, 4 स्टेप में हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले लेकिन ये कर लो, पहले ये कर लो, उसके बाद फिर पता चलेगा कि हाँ आइडेंटिटी के फ़ायदे क्या हैं। चलिए सर इसमें डिफरेंस क्या है कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट थीटा होल स्क्वायर? कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट थीटा का होल स्क्वायर ना, दोनों एक ही बात है, इसीलिए तो एक बार लगा है। हमें अगर कॉट थीटा का होल स्क्वायर है ना, तो उसको बार बार हम ब्रैकेट लगाने से बचने के लिए हम कॉट स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। तो ये
मतलब एक वो है नोटेशन है, स्टैंडर्ड नोटेशन है कि कॉट थीटा का होल स्क्वायर हो उसको कॉट स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर हो तो उसको साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, बस ये है। क्या हुआ? बस वो लोग यहाँ पर ये नीचे रखो, मुझे दे दो यार, ला मुझे दे दो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, 3 cot A इज इक्वल टू 4। अब हमको यहाँ पर निकालना क्या है, वो बोल रहे हैं चेक वेदर check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A or not is equal to cos square A minus sin square A or not। मेरे को ये चेक करना है कि ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे। तो अब आप क्या करें, जैसे 3 cot A is equal to 4 दे रखा है, तो cot A is equal to 4/3 हो गया। अब आप लिखेंगे taking reciprocal on both sides, taking reciprocal on both sides, तो cot का reciprocal हो जाएगा 1 cot A। तो ये अगर कुछ भी लिखा हुआ है, अगर सिर्फ cot A लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, cot A upon 1, तो उसका reciprocal क्या हो जाएगा 1 cot A, और 4/3 का reciprocal हो गया 3/4। अब 1 upon cos है तो उससे cot है, तो 1 upon cos है तो उससे cos। कुछ भी नहीं होता, दोनों ही चीज़ गलत है। ठीक, अब सुनो ध्यान से, ये है cot A का रेसिप्रोकल में ले रहा हूँ, तो 1 upon cot क्या होता है, tan होता है, इसको आप लिखेंगे tan A इज इक्वल टू 3/4, tan A इज इक्वल टू 3/4। अब क्या है कि tan स्क्वायर A, मेरे को tan स्क्वायर A निकालना है, तो tan स्क्वायर A क्या हो जाएगा, tan A का होल स्क्वायर मतलब 3/4 का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 9/16। सर आप आरडी से आप कहीं किसी और बुक से देख सकते हैं, क्वेश्चन किसी एग्जाम में आए आरडी के अलावा किसी और बुक से सर, या तो आरडी की आरडी के भेज दूंगा, आरडी के भेज दूँ क्योंकि आरडी में अपने आप में सफिशिएंट क्वेश्चंस दे रखे हैं, मैं भेज दूंगा, करना ट्राई। क्योंकि सर क्योंकि वो मैथ्स का एग्जाम मतलब कि अगर छुट्टी नहीं है लेकिन आप तीन-चार छुट्टी आएगी ना उसका टाइम है तो सब कर सकते हैं। मैं भेज दूंगा। तो ये हो गया 9/16, फिर tan स्क्वायर A निकालने के लिए tan A स्क्वायर लगेगा, tan A का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 1 minus tan स्क्वायर A अपॉन 1 plus tan स्क्वायर A, ये करके देखेंगे कितनी आ रही है इसकी वैल्यू। फिर cos A निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, जब आप ये देखो, जब मेरे पास tan A की वैल्यू 3/4 है, तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशो आ गया मेरे पास, तो हाइपोटेन्यूज निकाल सकता हूँ मैं, हाइपोटेन्यूज में निकाल सकता हूँ। तो हाइपोटेन्यूज निकालेंगे और फिर उसके बाद हम cos निकालेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करके, साइन निकालेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करके, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A करके देखेंगे कि दोनों इक्वल आते हैं या नहीं आते। कर सकते हो कि नहीं, बताओ। सर दोनों के वैल्यूज निकाल इक्वली, दोनों की वैल्यूज निकाल कर चेक करना है कि वो इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है ना। जनरली जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना कि आप चेक करिए कि ये इक्वल है या नहीं, इक्वल ही होते हैं, मतलब प्रूव करने वाला है। 1 मिनट वेट करिए बस, सभी बच्चे अभी आ रहे हैं।
देखो भी अपनी शीट अपूर्व बढ़िया करा, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम सब प्रिपेयर करो अब अच्छे। वो भी मुश्किल बढ़िया इम्प्रूव करिए, लेकिन ये 2 शीट्स थी तुम्हारी, दूसरी ये आदित्य नहीं है, आयुष्मान नहीं है, निशिता भाई परफॉर्मेंस नीचे जा रही है। और वर्ड प्रॉब्लम छोड़ दी तुमने, करी ही नहीं है। शुभदा कि प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। तुम जरा देखो 1 नंबर क्यों कटा है तुम्हारा। चलो नहीं जो ना पूरा चैप्टर दोबारा करना है प्रिपेयर ढंग से। और सिमरन तुम्हें भी बहुत खराब नंबर है इस बार, विनायक बहुत बेकार नंबर है इस बार। सिक्सटीन है तुम्हारे, आयुष्मान 16 है, और सुभान तुम्हारे नंबर में अभी बता नहीं रहा हूँ, बहुत ख़राब परफॉर्मेंस है तुम्हारी। मतलब ये उम्मीद नहीं थी मेरे को। ये तुम तीनों का मेरे को नहीं समझा, तुम तीनों के नंबर इस बार ख़राब आए हैं, क्यों? पढ़ाई नहीं करी? चलो वो पहाड़ वाला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन एक बार करवा दीजिएगा। करवाऊंगा मैं। और एक खास चीज़ जो है ना, वो शायद आपने देखी नहीं होगी कि इसमें अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैंने दिया है ना, तो वो आपको करवा रखा था। अगर आप अपने सिर्फ नोट्स ही पढ़कर आ जाते, उसके बाहर से मैंने कुछ दिया नहीं है। और आदित्य ये ना ऑफलाइन आ जाओ भाई, जरा अपनी शक्ल दिखानी शुरू करो। ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, नंबर इतने कम है, पापा से क्या बात करूँगा अभी मैं, बताओ। और क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट कम करे हैं, बस अच्छी चीज़ मेरे को तुम्हारी। आदित्य आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है सर, मैं कल आने वाला हूँ। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो करे हैं क्वेश्चन वो बिल्कुल ठीक करे हैं, उनमें नंबर नहीं कटे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बाकी के क्वेश्चन हैं वो करे ही नहीं है तुमने। और ये प्लस माइनस की मिस्टेक हो रही है, सुबह ध्यान से करने हैं क्वेश्चंस। हाँ, और अभी आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने अभी जो लास्ट क्लास में करवाया था, सिर्फ एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ करवाई थी। तो मैं अभी होल्ड पर डाल रहा हूँ साइंस वाला एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला चैप्टर। मैं पहले ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड कराऊंगा, तो हमें ज़रा स्पीड से खींचना है, एक तो ट्रिग्नोमेट्री और एक ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड, ठीक है। और आप लोग जितने भी हैं, अब आप ऑफलाइन ही आना शुरू करिए। ये ऑनलाइन देखिए, अगर मान लो किसी की तबीयत ख़राब है और ऐसी हालत हो रही है कि नहीं आने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तब तो बात अलग है, ठीक है। वो भी किसी 1 दिन या 2 दिन का एक्सक्यूज़ चलेगा। ये लगातार नहीं कि मैं आ ही नहीं रहा हूँ, नहीं जी। हाँ, मतलब आराम से घर पर लैपटॉप खोल के हेडफोन लगा कर बैठे हो जाएगा, ठीक है। तो मेहनत करिए। और नंबर जो है ना, नंबर मेरे को आगे इम्प्रूवमेंट चाहिए। देखिए इसमें बस इतना मैं आपसे ये कहूँगा कि जो ये टेस्ट है ना, इनमें अगर आपकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगी, मान लीजिए आपकी तैयारी नहीं है, आपकी आधी तैयारी हो पाई है, तो मुझे बता दो, लेकिन एटलीस्ट पेपर तो देने आओ। कुछ बच्चे ऐसे हैं उन्होंने पेपर ही नहीं दिया, गायब ही हो गए। तो भाई वो गायब नहीं होना, पेपर ज़रूर देना है आपको। इसके बहाने बस इतना है कि अगर इसका प्रेशर लेकर आओगे, देखिए स्कूल के जो टेस्ट होते हैं उनका प्रेशर आप लेकर जाते ही हो। वो प्रेशर इस वजह से होता है कि एक तो स्कूल में जितने भी सारे फ्रेंड्स हैं उन सबके सामने थोड़ा सा नीचा देखना पड़ता है अगर नंबर कम आ जाते हैं तो। और चलो कोई बात नहीं, दोस्तों के सामने तो हम खुले हुए हैं, कोई बात नहीं ऐसी। लेकिन क्या होता है कि पीटीएम में बड़ी जलील करके भेजते हैं वो पेरेंट्स को, और पेरेंट्स के सामने जो है वो डांट के लगा कर भेजते हैं। फिर वो पूरे दिन डांट पड़ती है, बल्कि कई दिन तक भी डांट पड़ जाती है घर पर। तो उस चीज़ को तो अलग छोड़ दो, वो काम तो होना ही होना है अगर पढ़ोगे नहीं तो। लेकिन यहाँ जो है ना, यहाँ पर तो आपको बस ये सोच कर देना है टेस्ट कि इस टेस्ट के बहाने मेरी तैयारी हो जाएगी। तो अभी आप ये देख लीजिए कि ये हमारा जो अगस्त का महीना चल रहा है, अब इसमें भी आगे रक्षाबंधन है, 15 अगस्त है, जन्माष्टमी है, तो छुट्टियाँ बहुत इसमें हैं। तो उन छुट्टियों को वेस्ट नहीं करना, उन छुट्टियों में पढ़ाई करनी है। और आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि हमारे पास टाइम कम बचा हुआ है, 15 फरवरी से पेपर है, इसको सीरियसली लेना है। तो उसमें जो टेस्ट है ना आपके, ये जो टेस्ट है इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाली है। फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ रहे हैं ना, कि ज़्यादा जल्दी में टेस्ट लेने वाला है। तो अभी या तो ये जो सैटरडे है, या तो इस सैटरडे को भी आपका टेस्ट लूँगा। सैटरडे को क्या डेट है? 13 या 14 है? 13 है शायद, 13 है ना। तो या तो सैटरडे को टेस्ट, दोबारा बोलो सर मैं ट्यूसडे से पेपर शुरू होंगे। तो शायद वो 30 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक बच्चा 2 बच्चा जिसके साथ प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। अगर आप सीरियस हैं
तो आप मेरे से जब आप अपने एग्ज़ाम से फ्री हो जाएंगे तब बता देंगे कि सर मेरा वो वाला टेस्ट छूट गया था, मैं टेस्ट देना चाहता हूँ। आप अलग से बैठ कर दे दो। मैं तो ये देख रहा हूँ कि जो हमारा दूसरा वाला बैच है उसमें काफ़ी बच्चे हैं ऐसे, उसमें भी नालायकों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि वहाँ बहुत शरीफ बच्चे हैं, लेकिन क्या है कि उसमें 2-4 बच्चे ऐसे हैं जो स्पेशली खुद बोलते हैं मेरे से कि सर मेरा उस दिन टेस्ट छूट गया था, मैं आज टेस्ट दूंगा। अब जिस दिन आपका टेस्ट लिया ना उस दिन उनका भी लिया है टेस्ट। आपका तो इसका हुआ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, उन बच्चों का हुआ ट्राइंगल्स का। उनका ट्राइंगल्स कंप्लीट हो गया था, आपसे 2 या 3 दिन पहले हो गया था। उनका ट्राइंगल्स का टेस्ट लिया, तो उनमें से 2-3 बच्चे जो सीरियस हैं जिनका पेपर था उसी दिन पेपर था या उसके नेक्स्ट डे पेपर था, तो उन्होंने मेरे को बोला कि सर मैं अलग से टेस्ट दे दूँगा। तो आज वो बच्चे आएंगे, वो 7 बजे आकर वो टेस्ट देंगे। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखें कि अगर टेस्ट कोई ख़राब हो गया है तो मैंने टेस्ट में फीडबैक्स आपको दिए हैं। अब तुम्हारा फीडबैक जो इसमें मैंने दिया है वो ये है, और सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है ये आप में से कई बच्चों ने गड़बड़ करा है। जैसे कोई भी सॉल्यूशन है, जैसे मान लीजिए 3 तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, एक होता है नो सॉल्यूशन और एक होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो जो नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब उसको हम सॉल्व भी नहीं कर सकते, तो उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, ठीक है। और जो हम सॉल्व कर सकते हैं जैसे कि यूनिक सॉल्यूशन हो गया या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो गया, उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। तो तुमने करा सही है, लेकिन तुम कंसिस्टेंट को इनकंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को कंसिस्टेंट लिख लो। तो जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं उसको हम कहेंगे कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट कौन से होते हैं? यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते दैट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो वो 2 नंबर का क्वेश्चन था, तो उसमें अगर मैंने किसी को आधा आधा दे रखा है तो आप समझ जाइए कि आपने कंसिस्टेंट को इनकंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब है विच कैन बी सॉल्व, ठीक है। और वर्ड प्रॉब्लम्स आप करेंगे, है ना। और मैं जल्दी ही, क्योंकि आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर अपूर्व है, अनुष्का है और आयुष्मान, बस 3 बच्चों ने बढ़िया परफॉर्म करा है। बाकी निशिता, शुभदा, सुभान, तुम 3 बढ़िया कर रहे थे, तुम्हारी परफॉर्मेंस डाउन गई है, सिमरन परफॉर्मेंस डाउन गई है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो कमिंग सैटरडे है मैं इसमें इस चैप्टर का दोबारा ले रहा हूँ टेस्ट, ठीक है। या तो सैटरडे को ले लेंगे या फिर मंडे का क्या है, मंडे का ना 15 अगस्त पड़ रहा है, तो उस दिन शोर शराबा बहुत होगा। चलो ठीक है, आप सैटरडे का मानकर चलिए, आपका टेस्ट पोस्टपोन हो सकता है, प्रीपोन नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब मैं 13 तारीख से पहले नहीं लूँगा टेस्ट। तो आपके पास आज 8 तारीख है, 9, 10, 11, 12, 4 दिन है, संडे को ही लीजिए, ठीक है। संडे को बेटा मैं हूँ नहीं यहाँ पर, नहीं तो मैं संडे को ले लूँगा। इसी का लूँगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, क्योंकि अप टू माई सेटिस्फेक्शन किसी का है नहीं। अब एक लड़की है आर्या, इसके बस 20 में से 20 नंबर हैं, बाकी किसी के भी नहीं है, ठीक है ना। तो कंटिन्यूसली जिसके अच्छे नंबर आ रहे हैं वो बच्चा अच्छा नंबर लेकर आए, और जिसके खराब है तो वो भी अच्छा लाने की कोशिश करे, लेकिन अच्छे वाले बच्चे जो हैं वो नीचे की तरफ न जाए, ठीक है। चलिए जी, फिर आज इतना ही करते हैं, और इसको कोशिश करना कि फर्स्ट एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री जी कंप्लीट करें। थैंक यू सर। चलिए, ओके ओके, तो मैं कुछ आपको पढ़ाया हाँ।